हेलो एवरीवन, एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड पार्ट ए में आज जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रजनन को देखेंगे। प्रजनन कितने प्रकार का होता है, प्रजनन के क्या लाभ हैं, क्या हानि, प्रजनन पौधों में किस तरह से पाया जाता है और जीवों में किस प्रकार का होता है। साथ ही एमपीपीएससी मेंस पेपर टू पार्ट बी का पूरा सिलेबस अपलोड है, तो आप उसे भी चेक करें प्लेलिस्ट में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रजनन क्या होता है। तो प्रजनन आप सभी को पता होगा कि जीव जंतुओं में तथा पेड़ पौधों में अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करना ही क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। जिसके कारण ही हम अपने जीव प्रजाति या पेड़ पौधे की जो भी प्रजातियां हैं उसे आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उनके जीवन काल को भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये प्रजनन का जो परिभाषा है वो है, प्रजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने समान नए जीवों को जन्म देता है तथा अपनी प्रजाति को की निरंतरता को बनाए रखता है, उसे क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। और इसका जो एग्जैक्ट परिभाषा है वो है, अपने समान संतानों की उत्पत्ति करना जन्म कहलाता है। तो ये भी परिभाषा और ये भी परिभाषा आप इन दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं एग्जाम में। तो अब प्रजनन की विशेषता क्या होती है, प्रजनन किस तरह से कार्य करता है। तो प्रजनन की विशेषता में सबसे पहले है, प्रजनन क्रिया में प्रजनन इकाइयों जैसे युग्मक से नए जीवों या नई पीढ़ी को जन्म देता है। इस क्रिया में प्रजनन इकाइयां बनती हैं। इस प्रक्रिया के कारण कोशिकाओं एवं जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। प्रजनन के कारण ही संतानों की उत्पत्ति होती है जिससे वो अपना जीव विकास कर सकता है। इसके कारण ही कोशिका विभाजन संभव है। इस प्रक्रिया के दौरान डीएनए का द्विगुणन होता है तथा आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। इसके अलावा इस प्रक्रिया में आरएनए प्रोटीन तथा अन्य जैविक रासायनिक पदार्थों का संयोजन होता है। तो ये इसकी विशेषताएं होगी किसके, प्रजनन की। आगे है, प्रजनन क्यों जरूरी है, मतलब प्रजनन से लाभ क्या है, अगर प्रजनन ना हो तो जीव प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो है प्रजाति की निरंतरता। अगर प्रजनन नहीं होगी तो निरंतरता क्या होगा, बंद हो जाएगा और जो आगे जीव विकास है वो रुक जाएगा, जिसके कारण क्या है, प्रजनन जरूरी है। तो प्रजनन के कारण ही प्रजातियों में निरंतरता बनी रहती है तथा वे विलुप्त होने से बचे रहते हैं। ये सारा जो प्राणी जगत है, जैव जगत है, वो विलुप्त हो जाएगा और पृथ्वी पर कोई भी ना पेड़ पौधे मिलेंगे और ना ही जीव जंतु, अगर प्रजनन नहीं होता उनमें। तो इसके अलावा होता है प्रतिस्थापन। प्रजनन के कारण रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों से होता है। जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसके अलावा जो भी जीव जो अपने अंतकाल की ओर अग्रसर होते हैं तो उनको प्रतिस्थापित कौन करता है, उन्हीं के स्पीसीज, जो उन्हीं के समान जीव होते हैं जो प्रजनन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वो जीव उनको प्रतिस्थापित करते हैं और उनके अस्तित्व को या उन जीवों के नए जीवों के रूप में प्रतिस्थापित करके उन जीवों के विलुप्त होने या उनके निरंतरता को क्या करता है, बचाए रखता है। तो प्रतिस्थापन एक इसका लाभ है। इसके अलावा जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुणों वाले जीव बनते हैं, तो ये इसका लाभ है। इसके कारण विभिन्नताएं, प्रजनन के कारण ही जीवधारियों में विभिन्नताएं आती हैं और नए गुण वाले जीव बनते हैं। विभिन्नताओं का स्थानांतरण, प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं एवं जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो ये सभी प्रजनन के लाभ थे। मतलब अगर प्रजनन की क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से क्या क्या प्राणियों को लाभ मिलता है, तो मिलता है प्रजातियों की निरंतरता बनी रहती है, प्रतिस्थापन होता है, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, विभिन्नताएं और विभिन्नताओं का स्थानांतरण। तो ये प्रजनन के लाभ हैं और इसकी विशेषता में वही है कि प्रजनन किस तरह से होता है और इस प्रक्रिया से किस तरह नए जीवों का स्थानांतरण या नए जीव बनते हैं। आगे हैं प्रजनन की विधियां। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जो प्रजनन की विधियां वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है अलैंगिक और लैंगिक, ये दो प्रकार के प्रजनन होता है और ये प्रजनन की विधियां, ये दोनों तरीके से प्रजनन की विधियां पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन को, कि अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। तो ऐसे प्रजनन जिसमें एक ही जीव के द्वारा संतान उत्पत्ति की इच्छा या संतान उत्पत्ति की जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वह जनन विधि जिसमें जनन कोशिकाएं या तो नहीं बनती या तो केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही बनती हैं, अर्थात अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और बिना निषेचन की ही इकाइयां विकसित होकर नए जीव बना देती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा ये भी पूछा जा सकता है। इसकी विशेषताएं क्या है अलैंगिक प्रजनन की। तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक
भाग लेता है, अतः यह एक जनकी होता है। क्योंकि अलैंगिक जनन में एक ही कोई भी जो अलैंगिक जनन जिन जिन में भी पाया जाता है उनमें एक ही जनक होता है, जो जिसके अंदर ही या तो जनन के दोनों गुण पाए जाएंगे या तो फिर वो जनक जो इस जनक को देगा उसमें एक ही कोशिका के विभाजन से ही नए कोशिकाओं का विकास होगा और उसकी जो स्पीसीज है उसके आगे विकास बढ़ता रहेगा, या जीवों का जो विकास है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा आगे बढ़ता जाएगा। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक होता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है। कायिक मतलब पूर्ण रूप शरीर जो उसका होता है वो पूरा का पूरा कोशिका क्या लेता है, भाग लेती है, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का संलयन नहीं होता, इसमें विभाजन केवल समसूत्री होता है। इंपॉर्टेंट यही है कि अलैंगिक जो प्रजनन है उसमें किस तरह का विभाजन होता है, तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। बनने वाले संततियां जनक के समान ही होते हैं। नवजात संततियां अनुवांशिक रूप से समान होती हैं, क्योंकि एक ही जनक से बनती हैं तो उनके जो अनुवांशिक गुण हैं वो पूर्ण रूप से अपने जो जनक है उससे मिलती जुलती होती हैं। अगर जो उसका जनक है उसमें किसी प्रकार की कमियां हैं तो उसके जो नए पीढ़ियां आती हैं उनमें भी वो कमी देखने को मिलती है या बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो ये अलैंगिक जनक की क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। अलैंगिक प्रजनन के लाभ क्या हैं, तो इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। इंपॉर्टेंट ये केवल एक ही जनक भाग लेता है। यह जनन केवल समसूत्री या असूत्री विभाजन द्वारा होता है। ये दो ही है, समसूत्री विभाजन या असूत्री विभाजन द्वारा होता है, जबकि जो लैंगिक जनक है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इंपॉर्टेंट है। यह जीवों को दूर तक फैलने में मदद करता है, क्योंकि एक ही जनक से होता है तो उसको दूसरे जनक की जरूरत नहीं होती। तो दूसरे जनक की जरूरत नहीं होती तो एक जनक से ही ये अपने जो स्पीसीज है, अपने जो जीव हैं उसको बहुत दूर तक फैला सकता है और उनकी आबादी बहुत तेज़ी से भी विकसित कर सकता है। केवल एक ही जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा कर सकता है, क्योंकि एक ही जनक है तो उसके अंदर ये या उसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो बहुत सारे अपने जैसे जीवों का निर्माण कर सकता है। तो ये इसके लाभ हो गए कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। ये समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही पॉसिबल है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा। वो अर्धसूत्री विभाजन किसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लैंगिक जनन में। यह जीवों को दूर तक फैलने में मदद करता है और केवल एक ही जंतु बहुत अधिक संततियों को पैदा करता है। तो ये इसके लाभ हो गए, ये आप इसको नोट कर लें। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की विधियां कि कौन कौन सी विधियां होती हैं अलैंगिक प्रजनन में। तो सबसे पहले जो विधि है वो है विखंडन। विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन। इस विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन एक कोशिकीय जीवों में होता है। इस विधि में एक कोशिका एक या अधिक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक खंड एक नया कोशिका या जीव बन जाता है। तो जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वो एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, और इस विधि में जो एक कोशिकीय जीव है वो कई भागों में या फिर दो भागों में विखंडित हो जाता है, जिसके वजह से जब वो विखंडित होता है तो जो कोशिका दो भागों में विखंडित होता है तो वो दोनों ही नए जीव के रूप में आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये इसी को क्या कहते हैं, विखंडन। तो अलैंगिक प्रजनन में विखंडन के भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो जो पहला है वो है द्विविखंडन। द्विविखंडन में क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो संततियां बनाती हैं और अपना अस्तित्व खो देती हैं, जैसे अमीबा और बैक्टीरिया में होता है। तो द्विविखंडन में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है, और वो दो भागों में जैसे मातृ कोशिका विभाजित होता है तो दो भागों में विभाजित होकर क्या होता है, वो दो नए कोशिका बना देता है, और जो उसका मातृ कोशिका होता है उसका अस्तित्व वहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी होता है द्विखंडन में। हालांकि ये आप इसका नाम आपको आना चाहिए, आप इसको लिखें तो भी इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो सरल या अनियमित द्विखंडन। सरल या अनियमित द्विखंडन में कोई भी जो एक कोशिकीय जीव है वो इस तरह से आगे मतलब अपने आप को बढ़ाकर और केंद्रक में इस तरह से विभाजित होता है जैसे अमीबा होता है, और दो नए कोशिका का निर्माण करता है। इसके अलावा होता है लंबवत द्विखंडन। लंबवत द्विखंडन के अलावा एक होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो ये होता है लंबवत और ये होता है अनुप्रस्थ। तो लंबवत में क्या होता है, कोई भी कोशिका जैसे यूग्लिना हो गया तो वो ऊपर की तरफ, लंबवत मतलब दो कोशिकाओं में विभाजित होगा, उसमें आपस में ही इस तरह से जो एक कोशिका होगा उसमें दो कोशिकाओं का निर्माण धीरे धीरे होने लगेगा, और केंद्रक में क्या होगा, डिवीजन देखने को मिलता है। जैसे केंद्रक में डिवीजन होगा तो ये एक दूसरे से जो इसका विभाजित कोशिका है वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और फाइनली जब केंद्रक का विभाजन होगा तो एक दूसरे को छोड़कर वो अलग हो जाएंगे और एक पृथक कोशिका या पृथक जीव का निर्माण करेंगे। अनुप्रस्थ द्विखंडन में वो जो भी कोशिका होगा जैसे कि प्लेनेरिया, पैरामीशियम, इनमें असूत्री विभाजन पाया जाता है।
तो अपने क्षेत्र को लगातार बढ़ाते हैं और इसके बाद इसके जो सेकंड वाली क्षेत्र है उसमें केंद्र का प्रतिस्थापन होता है और केंद्र के प्रतिस्थापन के साथ ही वो दो भागों में टूट जाता है और इसी को अनुप्रस्थ द्विविखंडन विधि कहते हैं। तो ये हो गया द्विविखंडन की विधि जो कि अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधि है। आगे है बहुविखंडन। बहुविखंडन मतलब एक ही कोशिका से बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण या बहुत सारे जीवों का निर्माण। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में जीव के शरीर में उपस्थित नाभिक लगातार कई बार विभाजित होकर अनेक पुत्री नाभिक बना लेती हैं। इसके पश्चात प्रत्येक नाभिक के चारों ओर कोशिका द्रव जमा हो जाता है और इस प्रकार जनक कोशिका अनेक सूक्ष्म पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मच्छर होता है जिससे मलेरिया होता है वो उसमें भी यही वाला पाया जाता है, जिसकी वजह से ही आपको मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैलता है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा तीव्र बुखार भी आता है। तो अमीबा में भी ये पाया जाता है। अमीबा में दोनों तरह के विभाजन पाया जाता है, द्विखंडन और बहुविखंडन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। बहुविखंडन में क्या होता है, कोई एक मात्र कोशिका होता है, उसके जो कोशिका द्रव है उसमें केंद्रक का विभाजन बहुत सारे छोटे छोटे केंद्रकों में हो जाता है, जिसके बाद जो कोशिका द्रव है वो भी उन केंद्रकों के आसपास क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है। और जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो कोशिका टूट कर जितने भी छोटे छोटे केंद्रक वाले कोशिकाएं हैं वो नए कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरह से बहुविखंडन होता है। बहुविखंडन क्या है, एक मात्र कोशिका होता है जिसका एक केंद्रक होता है, वो केंद्रक कई भागों में टूट जाता है सबसे पहले, ठीक है। मतलब कई छोटे छोटे नए केंद्रक का निर्माण करता है और उसके पास क्या करता है, कोशिका द्रव क्या इकट्ठा होने लगते हैं जो केंद्रक बनते हैं उनके पास। और जैसे जैसे कोशिका द्रव इकट्ठा होने लगता है तो वो सेल्फ आइसोलेट होने लगते हैं, मतलब खुद से ही अपना एक अलग से कोशिका निर्माण करते हैं। और जो मात्र कोशिका है उसको फाइनली वो मृत रूप से हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और जितने भी छोटे छोटे कोशिकाएं बनती हैं वो सभी नए कोशिकाओं के रूप में या नए जीव के रूप में आगे अपने आप को बढ़ने देते हैं। तो ये हो गया बहुविखंडन। तो अलैंगिक प्रजनन में जो पहला था वो था विखंडन। अब जो दूसरा है वो है कलिकायन या मुकुलन, ठीक है। कलिकायन या मुकुलन ये एक दूसरा विधि है, ये भी अलैंगिक प्रजनन है। तो मुकुलन में मात्र कोशिका जनक मात्र कोशिका के शरीर से एक मुकुल बनता है और जनक से जुड़ जाता है। जनक का केंद्र लंबा होकर दो दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिससे एक भाग मुकुल में चला जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी, जैसे हाइड्रा का एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसमें क्या होता है कि वो हाइड्रा का जो पौधा है उसमें एक मुकुल निकलता है, उसके शरीर में एक मुकुल निकलता है इस तरह से, ठीक है। वो मुकुल धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़ने के बाद एक स्थिति में इस तरह से आता है कि वो नए तरीके से अपने आप को ही, जैसे हाइड्रा है तो उसके प्रति स्वरूप रूप ही एक अलग मुकुल जो दिखेगा उसमें आने लगता है। जब पूर्ण रूप से वो मुकुल विकसित हो जाता है, उसमें केंद्र के प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो मुकुलन अलग होकर, मतलब हाइड्रा जो उसका जो मात्र कोशिका है या मात्र जो पौधा है उससे अलग होकर वो खुद भी एक नया पौधा निर्माण कर लेता है। तो इसको कहते हैं क्या, मुकुलन या कलिकायन। तो मुकुलन में क्या है, एक छोटा सा मुकुल पहले बनता है किसी भी पौधे में जिसमें ये मुकुलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आप हाइड्रा को लिखें तो हाइड्रा भी चल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से मुकुल बनता है और एक स्थिति के बाद जब प्रतिस्थापित करते हुए वो खुद का एक नए हाइड्रा का स्वरूप के रूप में प्रतिस्थापित कर देगा। और जब प्रतिस्थापित कर देगा तो फिर उसमें केंद्र के सारे गुण आ जाएंगे, तो वो अपने आप को ही अपने मात्र जो जनक पौधा है या फिर जनक जो कोशिका है उससे अलग कर देगा, जिसके साथ ही ये मुकुलन होता है और यहीं पर नए जीव का निर्माण हो जाता है। एक होता है गैमूल द्वारा। गैमूल द्वारा इस प्रकार का अलैंगिक जनक एक विशेष प्रकार के गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिसे गैमूल कहते हैं। जब किन्हीं कारणों से जीव की मृत्यु हो जाए तब संरचनाएं अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर नए जंतु बना देती हैं। तो इसको गैमूल क्या कहते हैं, गैमूल के द्वारा। इसमें क्या होता है, ये जो गोलाकार जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें इसका निर्माण होता है और ये कोशिकाओं का समूह जब बन जाता है तो इसको गैमूल कहते हैं। और किन्हीं कारणों से जब उस जीव की मृत्यु हो जाए तो इसके अंदर जो भी गोलाकार कोशिकाओं में ये जो विभाजन होता है वो अपनी अनुकूल परिस्थितियों को देखकर दोबारा विकसित हो जाते हैं और नए जंतु के रूप में अपने आप का विकास कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, गैमूल द्वारा जीव का विकास। इसके अलावा जो आगे है वो है कायिक या वर्धी प्रवर्धन। कायिक या वर्धी प्रवर्धन, इसमें क्या होता है, यह वह प्रजनन जिसमें पौधों के लैंगिक प्रजनांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग का प्रवर्धक की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, इसे कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं।
इस प्रजनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्धक कहते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी पेड़ का वह भाग या किसी भी पौधे का वह भाग जो कि इसके प्रजननांगों को छोड़कर पौधे को अगर हम कलम के रूप में भी लगाते हैं तो वो क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो उसको क्या कहते हैं, कायिक या वर्धी प्रवर्धन। मान लो हमने किसी गुलाब या किसी भी चीज़ का एक पौधा है, उसके एक जो डाली है उसको काटते हैं इस तरह से और उसको दोबारा गीली मिट्टी में लगा देते हैं, तो उसका अपने आप जो उसका जो तना है उसमें क्या जड़ें निकलने लगती हैं और वो खुद भी कुछ टाइम के बाद एक नए पौधे के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, कायिक या वर्धी प्रवर्धन कहते हैं। और प्रवर्धक किसको कहते हैं, जो टहनी आप काटते हैं उसको प्रवर्धक कहते हैं। जैसे जड़ें, पत्तियां, प्रकंद, ये तीन प्रकार की होती हैं। इन सभी में कायिक या वर्धी प्रवर्धन की प्रकृति पाई जाती है। इसके प्रकार क्या हैं, तो इसके दो प्रकार हैं, एक है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन को पढ़ेंगे। वह जनन जिसमें पौधे अपने आप कायिक जनन करते हैं, जो कि अलैंगिक जनन भी करते हैं, उन पौधों में ये कायिक जनन मतलब वो पौधों में ही खुद से ही पौधों से पौधों का निर्माण करते हैं, तो उसे प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जिसमें इस प्रकार से वो अपने जीवों का विकास आगे बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से यह पौधों में पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है ये वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है जड़ों द्वारा। तो कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं की उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि जो जड़ है वो क्या है, कुछ जड़ों में अपस्थानिक कलिकाओं को उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं, जैसे शकरकंद और डहेलिया। और इसके अलावा तनों द्वारा, तो तनों में क्या होता है, वह जनन जिसमें तना विकसित होकर नया पौधा बनाती है, जैसे कि भूमिगत आलू, अर्धवायवी, वायवी, अमरबेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे जड़ों के द्वारा क्या होता है कि जैसे नए जड़ में विकसित अगर बात है तो शकरकंद का जड़ ही होता है, जिसको दोबारा अगर आप लगाओगे तो नया शकरकंद का पौधा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो तना है, तना में जैसे आलू है तो आलू को आप रखे रहने दो, दोबारा आप लगाओगे तो नया पौधा आपको आलू का मिल जाएगा। ये तनों के द्वारा होगा। पत्तियों में जैसे ब्रायोफिलम, इसको पत्थर चट्टा कहते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्तियां होती हैं वो दोबारा अपने आप ही मुकुलन करती हैं और नए नए पत्थर चट्टा के जो पौधे होते हैं उसमें आप अपने आप ही विकास करते हैं और पूरे पत्थर को एक तरह से कवर कर देती हैं। तो ये होती हैं प्राकृतिक या कायिक प्रवर्धन, जिसमें खुद से ही वह जनन जिसमें पौधे अपने आप ही कायिक जनन करते हैं। कायिक से मतलब होता है उसके शरीर से ही जनन की प्रक्रिया होती है और नए पौधे या नए जीवों का निर्माण होने लगता है। अगला जो है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, जिसमें मानव द्वारा अपने इच्छा अनुसार या फिर हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी पौधे का कायिक प्रवर्धन करके नए पौधे प्राप्त करते हैं, तो उसको कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। वह कायिक प्रवर्धन जिसमें मानव अपनी इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पौधे को प्राप्त करता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ये किस किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, तो वो है दाब लगाना या लेयरिंग। कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन है उसमें क्या करता है, दाब लगाने या लेयरिंग लगा के आप नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में मुख्यतः झाड़ी या कोमल तने वाले पौधे जैसे गुलाब, गेंदा, जैस्मिन, नींबू, अंगूर में प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद शाखा से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, जिसे काटकर अलग से रोपित कर देते हैं, तब एक नया पौधा बन जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जिसका भी हमें नया पौधा प्राप्त करना है उसके एक टहनी को खींच कर अपन क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने के बाद उसको पूर्ण रूप से ढक देते हैं और ढकने के बाद देखते हैं कि कुछ जब वो नम मिट्टी रहता है तो देखते हैं कि कुछ समय बाद उसमें नए पौधे का निर्माण अपने आप होने लगता है। नए पौधे का निर्माण किस तरह होगा, तो उस टहनी के जिस भाग को आपने मिट्टी में दबाया है उसमें ही जड़ें निकलने लगती हैं। और वो जब जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो जाएं तो आप उस टहनी को वहाँ से काट कर और नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसको दाब या लेयरिंग विधि कहते हैं। तो लेयरिंग विधि में तीन प्रकार की लेयरिंग होती है। जैसे माउड लेयरिंग विधि, इसमें क्या होता है, जैसे कि एक ये तना है, ठीक है, तो तना को ऐसे निकाल कर और नम मिट्टी में पूर्ण रूप से आप ढक दो। जब ढक दोगे तो उस तने से ही कई प्रकार के पौधे धीरे धीरे इस तरह से निकल लेंगे बाहर। बहुत बारीक बारीक से पौधे पहले शुरू में निकलेंगे, तो जैसे जैसे अब पौधे थोड़ा विकास कर लेंगे तो आप उन्हें कट करके नए नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। और ट्रेंच लेयरिंग में क्या कहते हैं कि कोई अगर पौधा है इस तरह से, ठीक है, तो उसके लिए उसके बराबर ही एक गड्ढा खोद के उसको पूर्ण रूप से ढक दो। ठीक है, और उस मिट्टी क्या करो, पूरी रूप से उसको
नम रखो। जैसे मिट्टी अगर नम होगा तो जैसे पूर्ण उसको आप किसी जगह पर ढक देते हो मिट्टी से, तो धीरे धीरे वो नम मिट्टी के कारण वहाँ पर भी पौधों का विकास होगा और जड़ों का विकास होने लगे, जैसे सेब के पौधे में इस तरह से पाया जाता है। और धीरे धीरे जब पौधे हो जाएंगे तो आप उनको कट करके नए नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसमें क्या, संपूर्ण पौधे को ज़मीन में दबा दिया जाता है ट्रेंच लेयरिंग में। और टिप लेयरिंग में सबसे सिंपल है कि किसी भी पेड़ का एक टहनी लो, उसको मिट्टी पे दबा दो और उसके एक भाग को बाहर जाने दो। तो जो मिट्टी में दबा हुआ भाग है उसमें ऑलरेडी कुछ टाइम के बाद ऐसे जड़ें निकलने लगेंगी, और जड़ें निकलने के बाद ये पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा। किस तरह से कार्य करने लगेगा, तो इसमें जो जड़ें विकसित होंगी धीरे धीरे, तो वो जड़ों के द्वारा भी अपने आप को पोषक पदार्थ देगा और पौधे के रूप में कार्य करेगा। और धीरे धीरे जब जड़ पूर्ण विकसित हो जाए तो आप उसकी टहनी को काट कर और प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसको टिप लेयरिंग कहते हैं। तो मॉड लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग और टिप लेयरिंग में दो प्रकार के लेयरिंग के विधि हैं। इम्पॉर्टेंट है कायिक और कृत्रिम प्रवर्धन में। इसके अलावा है पौधे में कृत्रिम या कायिक जनन। ठीक है, तो पौधे में कृत्रिम और कायिक जनन जो अपन ने अभी पढ़ा, उसके अलावा अगला जो विधि है वह है कर्तन या कटिंग का। ये सबसे ज़्यादा फेमस विधि है, ये बहुत जगह इसको किया जाता है। तो कई पौधे जैसे कि गन्ना, गुलाब, इक्विटस, कैलकोलियस तथा गुड़हल आदि को तने की कटिंग के द्वारा प्रवर्धित कराया जाता है। इस प्रकार के वृद्धि प्रवर्धन के लिए पौधा 1 वर्ष या उससे भी पुराने होने चाहिए। उस समय की कटिंग बेहतर रहती है जिस समय तनों में अधिकतम वृद्धि हो रही है। इस कटे हुए तने को जब नम मिट्टी में दबाया जाता है तो इससे अधिकतर पर्व संधियों से कलिकाएं एवं अपस्थानिक जड़ें नीचे की ओर उत्पन्न होने लगती हैं। इसमें क्या होता है कि कर्तन या कटिंग में जब 1 साल पुराने पौधे को काट कर जैसे उसको ज़मीन पे दबाया जाता है तो उसमें बहुत सारे पौधों का क्या होता है, एक झुंड सा निर्माण होने लगता है और कलिकाएं जो निकलने लगती हैं, और कलिकाओं के निकलने के बाद जो उसमें नीचे अपस्थानिक रूप से जड़ें भी विकसित होने लगती हैं। तो धीरे धीरे जब विकसित होती हैं तो वो हर एक कलिका नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो कर्तन और कटिंग ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी होता है। अगला है गुट्टी या एयर लेयरिंग। यह लेयरिंग लेयरिंग का थोड़ा परिवर्तित रूप है। गुट्टी में शाखाओं को मिट्टी में नहीं दबाते बल्कि इन पर ही बाहरी छाल को खोलकर तने के खुले भाग पर गीली मिट्टी की परत का मांस आदि को बांध देते हैं और यह व्यवस्था रखते हैं कि बंधा हुआ भाग सदैव नम बना रहे। करीब 1 महीने या उससे अधिक समय में उस स्थान में जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं। अब उस शाखा को मात्र पौधे से काटकर पृथक कर लेते हैं और मिट्टी में लगा देते हैं, जिससे नया पौधा बन जाता है। जो गुट्टी या एयर लेयरिंग है उसमें इस तरह से मान लो एक पौधा है, पौधे का ये तना है, ठीक है, तने के अलावा ये शाखा है। तो अब अपन को अगर ये शाखा को नया पौधे के रूप में प्रतिस्थापित करना है तो क्या करेंगे, इसमें एक लेयर लगा देंगे और नम मिट्टी से इसको, मतलब नम मिट्टी का एक लेयर लगा देंगे और साथ ही इसको बांध देंगे और इस तरह से व्यवस्था करेंगे कि इस पर कंटिन्यू इसकी जो मिट्टी है उसमें नमी बने रहे। तो इसके लिए आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे ही आप मतलब जो तना है उसके छिलके को निकाल कर आप उस तरह से उसमें मिट्टी बांधें, तो धीरे धीरे 1 महीने के बाद आप देखेंगे तो जो बूटी या एयर लेयरिंग है उसमें क्या होती है, धीरे धीरे जड़ का विकास होने लगता है। और जड़ का जब पूर्ण विकास हो तो आप उस जगह से उसको पृथक करके नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसको बूटी या एयर लेयरिंग कहा जाता है। अगला जो है वो है ग्राफ्टिंग। इस विधि में पौधे की एक छोटी कलिका सहित शाखाओं को एक पहले से स्थापित पौधे के तने से काटकर लगा देते हैं। स्थापित स्थापित पौधा उसी जाति का होता है या उससे मिलती उपजाति का। इस प्रकार से दोनों तनों को जोड़ने से दोनों के उत्कों में संयोजन हो जाता है और दोनों मिलकर एक पौधे के रूप में वृद्धि करने लगते हैं। काटकर लगाए भाग को कलम और सायन कहते हैं तथा स्थापित पौधे को क्या, स्कंद या स्टाफ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लो एक पौधा है, उसमें आपको नए पौधे को प्रतिस्थापित करना है, लेकिन क्या है वो उसके समान जाति का हो या उपजाति का पौधा हो। तो आप उसको काट कर इस तरह से एक कलम करके यहाँ से और नए पौधे को यहाँ पे आप क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उसको बांध देते हैं, टेपिंग कर देते हैं और साथ ही साथ उसको नमी बने रहने देते हैं। तो धीरे धीरे उसके जो ऊतक हैं उनमें क्या है, संयोजन होने लगता है और संयोजन होने के बाद जो ऊतक हैं वो संयोजन हो जाता है तो वो पेड़ अपने आप ही उस जगह से क्या होता है, जुड़ जाता है और उसी पौधे का भाग के रूप में आगे वृद्धि करने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहा जाता है।
आगे है कायिक प्रवर्धन के लाभ। अभी जो अपन ने पढ़ा उनके क्या लाभ हैं। तो सबसे पहला लाभ है बीजों की अपेक्षा ये विधि आसान, कम मूल्य में एवं तेजी से गुणन करने वाली है। बीजों से अपेक्षा क्यों कम है? क्योंकि इसमें आप किसी भी एक टहनी को काट कर नए पौधे के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो आपको बीज की आवश्यकता नहीं होगा। जो पौधे जीवित बीज उत्पादित नहीं कर पाते उनके लिए तो गुणन करने की यह एक महत्वपूर्ण विधि है। मान लो कोई ऐसा पौधा, बहुत सारे पौधे हैं जो क्या क्या करते हैं, बीज उत्पादित नहीं कर पाते, बीज निर्माण नहीं करते, तो उनके लिए प्रजनन की यही विधि है, उनके प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए यही विधि कार्य करता है। इस विधि द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले पुष्पों एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। यह विधि अन्य पौधों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है जिनके तने दुर्बल होते हैं। ठीक है, तो इस विधि में सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए होता है? जिसके तने दुर्बल होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा ये कार्य करता है। इस विधि द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समिष्ट का उत्पादन किया जाता है। इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधों में उत्तरजीविता अधिक होती है। तो दोनों के दो ये जिसके लाभ हैं सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। अब इसके हानि क्या है कायिक प्रवर्धन के? तो ये क्या है, बार बार वर्धी प्रवर्धन से संततियों के ओज में कमी आती है तथा पौधों में रोगों के संक्रमण की संभावना अधिक होती है। अब क्या है कि एक ही पौधे से आप बार बार प्रवर्धन या फिर उसको प्रतिस्थापित करके नए पौधों का निर्माण करेंगे, तो आपको बार बार वो पौधों के निर्माण से आपके जो मात्र पौधा है उस पर क्या आएगा, इसके ओज में कमी आएगी और उसमें रोगों का संक्रमण बढ़ने की संभावना अधिक हो जाएगा। इसके अलावा है इस विधि के द्वारा अच्छे एवं नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं होता। यदि रोग युक्त पौधे का उपयोग वर्धी प्रजनन में किया जाता है तो उसमें रोगग्रस्त संततियां उत्पन्न होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इस प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है, अतः इन पौधों में नए पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता कम होती है। आगे है पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? तो लैंगिक जनन, सबसे पहले तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें विशिष्ट इकाइयाँ जैसे कि युग्मक कहते हैं, जिन्हें युग्मक कहते हैं, का निर्माण तथा अर्धसूत्री विभाजन अनिवार्य रूप से होता है। ये युग्मक एक कोशिका या कभी कभी एक केंद्रक से बने होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा और लैंगिक जनन में, और साथ ही साथ इसमें युग्मक का निर्माण होना अनिवार्य है। इस जनन में दो युग्मक आपस में मिलकर एक कोशिका बनाते हैं जिसे युग्मनज कहते हैं, और इसके बाद ही आगे एक नए पौधे या नए बीज का निर्माण होता है और नए जो स्पीसीज है उसका आगे विकास होना प्रारंभ होता है। तो लैंगिक जनक के लाभ क्या हैं? पौधे में जो लैंगिक जनन होगा उसके लाभ क्या क्या हैं? तो जो पहला है, लैंगिक जनन में दो विभिन्न जनकों से बनने वाले युग्मकों का संलयन होता है। इसके फलस्वरूप विभिन्नता पैदा होती है जो जीवों के अनुकूलन तथा विकास में सहायता करता है। ये एक इसका प्रमुख लाभ है। इसके अलावा लैंगिक जनन से बनी संततियों में नए गुणों के बनने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि अगर जो अलैंगिक जनन है उसमें गुणों में विभिन्नता आएगी नहीं, क्योंकि एक जनक से होती है तो उसमें एक जैसे ही गुणों का प्रतिस्थापन होता है। लेकिन इसमें दो नए नए युग्मकों के मिलने से क्या होता है, इनके गुणों में हमेशा नए बनने की संभावना अधिक रहती है। इस प्रजनन से बनी संतानों में तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है, क्योंकि वे उस स्थिति को अनुकूलित हो जाते हैं जहाँ पर इनकी प्रजनन हुआ है। क्योंकि प्रजनन की क्षमता तभी आपको आती है, मतलब किसी भी पौधे में तभी होती है जब वह उस क्षेत्र या उस वातावरण के लिए अनुकूल बन जाता है। इसके अलावा हानि क्या है? तो इस प्रजनन के कुछ जीवों को छोड़कर शेष में दो जनकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि एक जीव की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कुछ जीवों को छोड़ दें, इसमें हमेशा दो जीवों की आवश्यकता होगी तभी कोई स्पीसीज आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो उसका विलुप्त होना लगभग तय होता है। और इस प्रजनन से बनी संतानों में विभिन्नता अधिक होती है जिससे मूल गुणों के ह्रास की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि प्रजनन है तो इसमें नए दो युग्मक मिलते हैं, हमेशा दो, मतलब मेल फीमेल की वजह से ही ये प्रजनन आगे बढ़ पाता है। तो इसमें नए गुणों की विभिन्नता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अपने जो मूल गुण हैं उनके ह्रास में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ह्रास होने की संभावना होती है, जिससे कि जो नए पौधे होंगे उन पे एक नए तरह का ही गुण या नई प्रजाति का उत्पन्न होने की संभावना बनी होती है। आवृत्त बीजी पादप में लैंगिक जनन, जो पौधे हैं जिनमें बीज का निर्माण होता है उन पे लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो पुष्पी पौधों का जनन अंग फूल होता है, जैसे पुंकेसर स्टेमन, जो कि परागण बनाता है। क्या बनाता है? पराग बनाता है। पुष्प का नर भाग होता है, पराग कणों में नर युग्मक होता है। एक फूल से कई पुंकेसर हो सकते हैं, प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग परागकोश एंथर कहलाता है जिसके भीतर पराग कण होते हैं। यह निचले भाग परंतु फिलामेंट के ऊपर स्थित होता है।
तो ये अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें दो होते हैं, एक पुंकेसर होता है जो इसका क्या होता है, नर भाग होता है। तो इसमें क्या होता है, पराग कणों पे नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। एक फूल में कई पुंकेसर हो सकते हैं, प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है और भीतरी भाग परागकण कहलाता है, ठीक है। निचले भाग को क्या कहते हैं, फिलामेंट के ऊपर स्थित होता है, ये नीचे भाग क्या फिलामेंट के ऊपर स्थित होता है। और स्त्री केसर, अब किसी भी मतलब पुष्प में दो भाग होंगे ना, तभी तो वो पौधा लैंगिक जनन कर पाएगा। तो उसमें स्त्री केसर होता है जिसको जायांग कहते हैं, ये मादा भाग होता है जिसका निचला भाग अंडाशय होता है जिसमें अंडा या मादा युग्मक होते हैं। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिका वर्तिका और अंडाशय। अधिकांश पौधों में पुष्प में नर मादा दोनों जननांग होते हैं, इन्हें उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी कहते हैं, कुछ पौधों में नर पुष्प होते हैं जिनमें केवल पुंकेसर होता है और कुछ पौधों में केवल मादा पुष्प होते हैं जिसमें स्त्री केसर होते हैं, इसे एक लैंगिक कहते हैं। जिनमें एक लैंगिक लक्षण आपको दिखेंगे तो एक लैंगिक होंगे, जिसमें दोनों लैंगिक लक्षण दिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, द्विलैंगिक कहेंगे या उभयलिंगी कहा जाता है। तो इस प्रकार पौधों में लैंगिक जनन पाया जाता है। मैं इसको आपको एक चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पुष्पी पादपों में किस तरह से लैंगिक जनन होता है। तो मान लो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले तो पुष्प की ही आवश्यकता होगी, तभी लैंगिक जनन हो सकता है। तो लैंगिक जो पुष्प होता है वो दो तरह के पुष्प अभी मैंने बताया, एक उभयलिंगी और एक लिंगी। तो अगर मान लो उभयलिंगी या जिस तरह से भी आप मान सकते हो, तो उसमें दो पार्ट होंगे, एक नर जननांग होगा और एक मादा जननांग होगा, ठीक है। तो जो नर होगा उसमें क्या होता है, पुंकेसर, और जो मादा होगा उसमें क्या होगा, स्त्री केसर। और जो मादा नर होगा उसमें परागकोश, और बीजाणु किसमें पाया जाएगा, मादा में। और लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, ये दो तरह के इसमें परागकोश में बीजाणु पाए जाते हैं। और नर युग्मो भेदक और मादा युग्म भित दोनों ही इसमें पाए जाते हैं, दोनों तरफ, स्त्री केसर और पुंकेसर में। तो इन पे जो आगे का निर्माण होता है, तो जो नर युग्म है उसमें एक अंड का निर्माण होगा और द्वितीय केंद्रक का निर्माण होगा। नर युग्मक 1 और नर युग्मक 2, इसका ये किसमें, मादा युग्मक में निर्माण होगा। और इस तरह से दोनों ही क्या करेंगे, संलयन करेंगे या निषेचन करेंगे। तो इसमें क्या बनेगा, जायगोट बनेगा अंडाशय और नर युग्मक में। और इसके अलावा द्वितीय केंद्रक में क्या होगा, भ्रूण कोश बनेगा, भ्रूण कोश केंद्र। जब ये भ्रूण कोश केंद्र और भ्रूण ये दोनों ही आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, बीज बन जाएगा। और बीज को आप दोबारा अगर लगाते हैं तो वो एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। तो इस तरह से पुष्पी पादपों में क्या होता है, प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है जो कि लैंगिक प्रजनन होता है। एक होता है परागण और निषेचन, ठीक है। केंद्रकों के संलयन है तो परागण तथा अंड अनेक कारणों जैसे वायु, जल एवं कीट द्वारा एक दूसरे के पास लाए जाते हैं। परागकोश से निकलकर परागकण का पुष्प के वर्तिका पर पहुंचने का परागकण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। जो स्वपरागण होता है वो एक ही फूल में दोनों हो जाते हैं। जब किसी फूल में परागकण उसी फूल के वर्तिका पर पहुंचते हैं एवं अंड को निषेचित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। पर परागण में क्या होता है, एक फूल के परागण अपनी ही स्पीसीज के दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और उस फूल के अंड को निषेचित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो होता है पर परागण, जिसका माध्यम क्या होता है, वायु, जल, कीट जैसे अनेक कारक हो सकते हैं। तो परागण के बिना निषेचन होना असंभव है पौधों में लैंगिक जनन के लिए। और दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। ये दोनों भी पूछे जाते हैं कि स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है। परागण तथा अंड के केंद्रकों के निषेचन अथवा संलयन के लिए परागकण ऊपर बताए गए कारकों में से किसी भी एक कारक द्वारा जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। प्रत्येक परागकण एक पराग नलिका बनाता है। यह पराग नलिका वर्तिकाग्र के भीतर बढ़ती जाती है और परागकण के केंद्र बीजांड में पहुंच जाता है। निषेचित बीजांड बीजों में परिवर्तित हो जाता है और पादपों के रूप में अंकुरित होकर नए पौधों को बनाने का सक्षम हो जाता है। जो मैंने चार्ट बताया सेम वही है कि जैसे जैसे ही परागकण उसके नलिका में पराग नलिका से आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ के वर्तिकाग्र के भीतर बढ़ते जाता है और बीजांड में पहुंचकर वो बीज का निर्माण करता है। बीज के निर्माण के बाद वो नया बीज निर्माण कर देता है जिससे उसके नए प्रजाति का आगे विकास होता है। एक बार जब बीज बन जाते हैं तब वे प्रकीर्णित हो जाते हैं तथा जनक पौधे से दूर हो जाते हैं और फिर अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही वहीं अंकुरित हो जाते हैं।
और जहाँ पर गिरते हैं वहाँ नए पौधे के रूप में विकसित होने लगते हैं। तो ये हो गया इसमें लैंगिक जनन, इसमें पौधों में या पुष्पों में। तो ये प्रजनन में पौधे के लैंगिक और अलैंगिक जनन हो गया। अब इसमें जो बचा है वो बड़ा है जंतुओं में लैंगिक जनन और मानव का जनन तंत्र, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है उसके लैंगिक लक्षण और द्वितीय लैंगिक लक्षण। इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है वो है अलैंगिक और लैंगिक जो प्रजनन है वो क्या होते हैं और कितने प्रकार के लैंगिक मतलब प्रजनन की विधियाँ होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इसके लाभ हानि भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही ये कायिक और वर्दी प्रवर्धन और ये इनके जो लक्षण हैं इसको भी पूछा जाता है, इसकी सारी विधियाँ भी पूछी जा सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो चैनल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।